ब्रितानी शाही परिवार से जुड़े नेवी ऑफिसर कैसे बने थे भारत के आखिरी वायसराय। ये मैं लॉर्ड माउंटबेटन की बात कर रहा हूँ। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, तो इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन 20वीं सदी में दुनिया में हुई कई बड़े बदलाव और कई घटनाओं के गवाह थे। कई मौकों पर माउंटबेटन ने बड़ी जिम्मेदारी भी संभाली थी। एक नौसैनिक अधिकारी के तौर पर माउंटबेटन दोनों विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध कब तक चला? 1939 से 1945 तक। अपने करियर का लंबा वक्त पानी के बीच गुजारने वाले माउंटबेटन की मृत्यु भी पानी में ही हुई थी। उत्तरी आयरलैंड संकट के खूनी संघर्ष दिनों में उनकी हत्या हो गई थी। माउंटबेटन की हत्या 27 अगस्त 1979 को हुई थी और उनकी हत्या में IRA यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का हाथ पाया गया था। शाही परिवार में जन्म हुआ था इनका। वेटनबर्ग के राजकुमार लुईस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस का जन्म 25 जून सन 19 को विंडसर में हुआ था। माउंटबेटन के पिता लुई खुद बेटनबर्ग के राजकुमार थे, जबकि उनकी मां ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की पोती थी। माउंटबेटन के जन्म के समय महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की गद्दी पर थीं और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान माउंटबेटन के पिता ने अपने परिवार का नाम बेटनबर्ग से बदलकर माउंटबेटन रख दिया था। इस तरह से उनका नाम लॉर्ड लुईस माउंटबेटन पड़ा था। माउंटबेटन की शुरुआती शिक्षा मुख्य रूप से घर पर हुई थी। साल 1914 में वो डार्टमाउथ के रॉयल नेवल कॉलेज पहुंचे थे। माउंटबेटन साल 1916 में ब्रिटेन की रॉयल नेवी में शामिल हुए थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान उनकी तैनाती समुद्र में थी। यह नौसैनिक के तौर पर उनके लंबे और शानदार करियर की शुरुआत थी। माउंटबेटन ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विध्वंसक नौसैनिक पोत HMS केली की कमान संभाली थी और इस पोत को क्रीट के तट पर साल 1941 में जर्मनी ने बम गिराकर डुबो दिया था। इस हमले में चालक दल के आधे से ज्यादा सदस्य मारे गए थे। इस घटना पर साल 1942 में नोएल कावर्ड ने एक फिल्म इन विच वी सर्व भी बनाई थी। यह फिल्म काफी मशहूर रही और जिसने HMS केली और उसके कप्तान को अमर कर दिया। बड़ी जिम्मेदारी। माउंटबेटन को अगस्त 1942 में कई देशों की फौज के उस संयुक्त ऑपरेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया था, जिसके तहत उत्तरी फ्रांस में जर्मनी के कब्जे वाले डीएप्पे पोर्ट पर छापा मारा गया था। इस छापे को एक विनाशकारी छापे के दौर पर देखा जाता है। इतिहासकार जॉन कीगन और एंड्रयू व्हीटकॉफ्ट के अनुसार इस भूमिका में माउंटबेटन ने अपनी कुशल प्रतिभा का परिचय दिया था। उनके मुताबिक माउंटबेटन एक ऐसे बिचौलिए थे जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए कूटनीति, चापलूसी, धमकियों और प्रलोभन देने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते थे। अक्टूबर 1943 में माउंटबेटन मित्र देशों के दक्षिण पूर्व एशिया कमान के सर्वोच्च कमांडर बनाए गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों का गुट जर्मनी और उसके गुट वाले देशों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। यहां उनकी जिम्मेदारी भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, इंडो चीन तक फैली हुई थी। सितंबर 1945 में माउंटबेटन ने सिंगापुर में जापान से दूसरे विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कराने में सफलता पाई थी। साल 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने माउंटबेटन को भारत के अंतिम वायसराय के तौर पर काम करने के लिए राजी कर लिया था। एटली भारत से ब्रिटेन की वापसी की देखरेख माउंटबेटन को सौंपना चाहते थे। उन्हें मार्च 1947 में भारत के वायसराय की जिम्मेदारी दी गई थी। भारत का विभाजन, ये जो पाकिस्तान आप लोग देखते हैं ना, ये पाकिस्तान 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये आप देखेंगे, यहाँ आप लोगों को जापान देखने को मिल जाएगा। भारत आने के बाद माउंटबेटन की जिंदगी में कई नए अनुभव जुड़े। उन्हें भारत की विशाल आबादी की विविधता के बीच मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को भी संभालना था। माउंटबेटन को हर कदम उठाने से पहले कांग्रेस के नेताओं को भी भरोसे में लेना था। उन्होंने खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू से भरोसेमंद रिश्ता कायम करने में सफलता हासिल की, लेकिन जिन्ना को समझाने में माउंटबेटन अक्सर
असमर्थ रहे। भारत में माउंटबेटन की चुनौतियों पर डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि 4 जून 1947 को माउंटबेटन को भारत की आज़ादी की तारीख का ऐलान करना था, लेकिन उन्होंने कोई तारीख तय नहीं कर रखी थी। तभी उन्हें अपने जीवन की एक बड़ी उपलब्धि और दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की याद आई, जो 2 साल पुरानी की ही घटना थी और यह तारीख एक बार फिर से आने वाली थी। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी की तारीख का भी ऐलान कर दिया, 15 अगस्त 1947। माउंटबेटन ने उस वक्त एक आज़ाद और संयुक्त भारत के निर्माण की उम्मीद की थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के तौर पर ब्रिटिश भारत का विभाजन कर दिया गया। इसी विभाजन की वजह से बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और इस विभाजन के बाद करीब 35 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, जबकि 50 लाख मुसलमानों ने भारत छोड़ा और पाकिस्तान चले गए। भारत की आज़ादी के बाद भारत के नेताओं ने माउंटबेटन को भारत का अंतरिम गवर्नर जनरल बनाया था। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का न्योता देने खुद आए थे, जिसे माउंटबेटन ने स्वीकार कर लिया था। नेवी में वापसी। माउंटबेटन 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद यह जिम्मेदारी सी राजगोपालाचारी ने संभाली थी। साल 1953 में माउंटबेटन ब्रिटानी नौसेना में वापस चले गए। उन्हें साल 1954 में नौसेना में फर्स्ट सी लॉर्ड के तौर पर नियुक्त किया गया। 40 साल पहले माउंटबेटन के पिता इसी पद पर तैनात थे। साल 1959 में माउंटबेटन डिफेंस स्टाफ के प्रमुख बनाए गए थे। माउंटबेटन नौसेना से साल 1965 में रिटायर्ड हुए और उनको उनके करीबी मित्र डीकी के नाम से पुकारते थे और उनका अपने रिश्ते के भतीजे प्रिंस ऑफ वेल्स के पालन पोषण में गहरा असर था। उन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स का गॉड फादर बताया गया है। माउंटबेटन उनका परिवार गर्मी की छुट्टियां इस लोगो काउंट्री के क्लासी बॉन कैसल में गुजारते थे। अगस्त 1979 में वह सोमवार का दिन था जब माउंटबेटन उस दिन उत्तर पश्चिम आइलैंड के मुलगमोर बंदरगाह में मछली पकड़ने वाली बोट पर सवार थे और जंगी जहाज संभालने वाले की नाव में हत्या। ये माउंटबेटन की नाव सैडो भी मुलागमोर गांव से निकली ही थी कि सुबह करीब 11:30 बजे नाव में वह धमाका हुआ था जिसमें माउंटबेटन की मौत हो गई थी। एक चश्मदीद ने बताया कि धमाके से नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसमें सवार सभी 7 लोग पानी में गिर गए। धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के मछुआरे लोगों को बचाने के लिए दौड़े। माउंटबेटन को पानी से बाहर निकाला, लेकिन इस धमाके में उनके पैर लगभग कट चुके थे। कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु हो गई और उस हमले में 3 अन्य लोग मारे गए थे, जिनमें माउंटबेटन के 14 साल के नाती निकोलस नैच वुल भी शामिल थे। माउंटबेटन का अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर एब्बी में हुआ। उन्हें हैम्पशर के ब्रॉडलैंड्स में उनके घर के पास रॉम्सी एब्बी में दफनाया गया था। माउंटबेटन का कोई बेटा नहीं था। माउंटबेटन की विरासत उनकी सबसे बड़ी बेटी पिट्टियासी को मिली थी। यही कहानी है किसकी? माउंटबेटन की।